सभी को नमस्कार, राम राम। फिर से सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे पंचतंत्र के विषय में। पंचतंत्र वही रचना है जो कहानियों के संदर्भ में सबसे पुरानी रचना मानी जाती है और साहित्य के संदर्भ में भी यह पुरानी रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है। इसके पूर्व मैंने बाल साहित्य और बाल विमर्श के अंतर्गत ही पंचतंत्र नामक रचना का उदाहरण दिया था। जब मैंने पंचतंत्र के विषय में और जानने की कोशिश की तब मुझे गर्व की अनुभूति हुई। हर एक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए कि उस समय में भी हमारे देश में ऐसे विद्वान मौजूद थे जिन्होंने साहित्य के संदर्भ में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से रचनाएं लिखी जो आज भी देश और विदेशों में बहुत प्रचलित है। इसके विषय में और अधिक बातें करने वाले हैं तो धैर्य बनाए रखें। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। पंचतंत्र की प्रस्तावना के अनुसार भारत के दक्षिण क्षेत्र में महिलारोप्य नामक एक नगर था। वहाँ उस नगर में एक महादानी और प्रतापी राजा अमरशक्ति रहा करते थे। राजा अमरशक्ति के पास अनंत धन और रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उनके 3 पुत्र थे जो कि ताकतवर और शक्ति उनके पास होने के बावजूद वे तीनों सुखी नहीं थे। वे तीनों बिल्कुल जड़ बुद्धि और मूर्ख थे। ऐसे माहौल में सभी के माता पिता की तरह राजा अमरशक्ति भी बहुत चिंतित हुए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में चिंता प्रकट की, उनसे विचार विमर्श किया। राजा के उस राज्य में ऐसे शिक्षक बहुत थे, ऐसे विद्वान थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा शिक्षक नहीं था जो उन तीनों राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सके। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का राजा को सलाह दिया। राजा ने आचार्य को तुरंत ही बुलाया और उनसे कहा कि यदि आप मेरे पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको इनाम में 100 गांव दूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा एक स्वाभिमानी पुरुष थे, अतः उन्होंने कहा कि मैं अपनी विद्या को नहीं बेचता, न ही मुझे आपकी धन की इच्छा है, अतः आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आदर सहित अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए आग्रह किया है, अतः मैं इन्हें 6 महीने के अंदर ही राजनीतिज्ञ बना दूंगा। और उन्होंने अपना इस वादे को पूरा भी किया। आचार्य ने उन तीनों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें राजनीतिज्ञ और नैतिक पुरुष बनाया और आचार्य ने उन्हें सिखाते सिखाते इस ग्रंथ की रचना की जो आज केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो है ना यह इंटरेस्टिंग बात कि एक आचार्य ने अपने शिष्यों को सिखाने के लिए, उन्हें राजनीतिज्ञ बनाने के लिए कैसे ग्रंथ की रचना की जो आज देश में और विदेश में सभी गुरु और शिष्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत, एक आधार बना हुआ है। यह पंचतंत्र की कहानी संस्कृत में रची गई है और इसमें 100 से भी अधिक कहानियां शामिल हैं। इन सभी कहानियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तंत्र मतलब होता है भाग, तो पहले भाग को मित्र भेद कहा गया है। इसमें मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव की कहानियों को दिखाया गया है। पहले तंत्र में यानी कि मित्र भेद के उदाहरण के रूप में कहानियों को देखें तो इसमें ढोल की पोल, बगुला भगत और केकड़ा, रंगा सियार, चतुर खरगोश और शेर, मित्रद्रोह का फल, मूर्ख मित्र आदि कहानियाँ शामिल हैं। दूसरा तंत्र यानी कि दूसरे भाग को मित्र संप्राप्ति या मित्र लाभ भी कहा जाता है, जिसमें मित्र प्राप्ति और उसके लाभ को दिखाया गया है। इसमें कहानियाँ आते हैं अभागा बुनकर, गजराज और मुशकराज, अति लोभ, नाश के मूल आदि कहानियाँ इसमें शामिल है। तीसरा तंत्र यानी कि तीसरा भाग काको लुकियम यानी कि कौवे और उल्लुओं की कथा। इसके अंतर्गत कहानी आते हैं बिल्ली का न्याय, ब्राह्मण और 3 ठग, चूहिया का स्वयंवर, शत्रु का शत्रु मित्र, उल्लू का अभिषेक और बोलने वाली गुफा आदि कहानियाँ इसमें शामिल हैं। पंचतंत्र के चौथे भाग को लब्धप्राणाश कहते हैं। इसमें हाथ लगी चीज़ का हाथ से निकल जाना, इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत कहानियाँ आते हैं घर का ना घाट का, राजनीतिक गीदड़, शेर की खाल में गधा, घमंड का सिर नीचा, स्त्री का विश्वास, कुत्ते का बैरी कुत्ता आदि। पंचतंत्र का 5वां और अंतिम भाग अपरीक्षित कार्यक्रम कहा जाता है इसे। इसमें बिना परखे काम न करने की सलाह दी गई है, इसके लिए कहानियाँ बनाई गई हैं। इसमें ब्राह्मणी और नेवला जब शेर जी उठे, 2 सिर वाला जुलाहा लालच बुरी बला है, संगीत विशारद गधा, भय का भूत, जिज्ञासु बनो आदि कहानियाँ इसमें शामिल की गई हैं।
इस पंचतंत्र को इतने वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से सुस्पष्ट और नैतिक तरीके से लिखी गई है कि इसकी बराबरी कोई अन्य ग्रंथ नहीं कर सकती। कथा साहित्य के इस महान ग्रंथ की महक विदेशों में कैसे पहुंची, यहाँ उसकी बात कर लेते हैं। इस यात्रा की पहली कड़ी 550 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जब ईरान के राजा के एक वैद्य और मंत्री ने पंचतंत्र को अमृत कहा। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि भारत में संजीवनी बूटी मिलती है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित करती है। बस क्या था, उसी की खोज में वे निकल पड़े और भारत आए। भारत में बहुत खोजने के बाद भी उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिली। वे निराश हो चुके थे और भारतीय विद्वान के पास जा पहुंचे और अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। तब भारतीय विद्वान ने कहा कि मित्र, इसमें निराश होने की बात नहीं है। यह सत्य है कि हमारे भारत में संजीवनी मिलती है। हमारे पास पंचतंत्र नामक ऐसी ही एक संजीवनी ग्रंथ है जिसके कारण मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। उनके कहने का तात्पर्य था कि मूर्ख व्यक्ति भी मृत के समान होता है, यानी कि मरा हुआ के समान होता है। यह पंचतंत्र ग्रंथ एक अमृत की समान है जो मूर्ख व्यक्ति को भी अमृत के समान उन्हें जीवित कर सकता है, उन्हें प्राणवान और विद्वान बना सकता है। इसके बाद वह बहुत खुश हुआ और उस विद्वान से पंचतंत्र की एक प्रति लेकर, यानी कि पंचतंत्र की एक कॉपी लेकर वापस ईरान चला गया। इसके बाद क्या था, पंचतंत्र का ईरानी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ, उसका अनुवाद हुआ। उसके बाद ईरान से सीरिया, अरब, रूस, स्पेन, इटली, जर्मनी आदि देशों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। आचार्य विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक ग्रंथ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उनके जीवन परिचय से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं और सीखते हैं उनके जीवन परिचय से। आचार्य विष्णु शर्मा एक बुद्धिमान, निर्लोभी, स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। जैसा कि ग्रंथ आरंभ में उन्होंने वेद, पुराण, शिव, विष्णु आदि देवों की और ग्रंथों की भी प्रार्थना और वंदना करते हैं। वे स्वभाव से उदार थे, पर उन्हें छल और कपट, दंभ, पाखंड आदि की पूरी जानकारी थी। मानव स्वभाव से ही नहीं, वे तो पशु पक्षी और कीट पतंगों के स्वभाव से भी परिचित थे। उनके जीवन से भी वे परिचित थे। वे ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, रणनीति, राजनीति, कूटनीति आदि के परम ज्ञाता थे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत के ऐसे विद्वान जो 80 वर्ष की उम्र में भी इतने वैज्ञानिक ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। यह ग्रंथ विश्व के लिए अमृत के समान है, संजीवनी बूटी के समान है। तो आज का यह टॉपिक पंचतंत्र पर और आचार्य विष्णु शर्मा पर आपको कैसा लगा, ये बताना कमेंट में ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ग्रंथ के बारे में, पंचतंत्र के विषय में और उसके रचयिता के बारे में जान सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।